अणुव्रत विद्यालय के ऑनलाइन अध्ययन सत्र में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के तृतीय अध्याय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे आनुवंशिकी। आनुवंशिक शब्द किसने दिया, आनुवंशिकी किसे कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं, आनुवंशिकता किसे कहते हैं, हेरिडिटी शब्द किसने दिया, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया। आनुवंशिकी को अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं, जो जीन से बना है, जिसे बेटसन ने दिया था, और हेरिडिटी शब्द स्पेंसर ने दिया था। तो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद इसकी खोज किसने की, आनुवंशिकी की? तो आनुवंशिकी की खोज की थी ग्रेगर जोहन मेंडल ने। ग्रेगर जोहन मेंडल ने खोज की। उसके लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार के पौधे को चुना जिसका नाम था मटर। मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम। मैंने गत अध्ययन सत्र में बताया था कि मटर के पौधे को चुना तो उसको सफलता प्राप्त हुई। तो उसकी सफलता के क्या कारण थे? तो उसकी सफलता के मैंने 4 कारण भी बताए थे आपको। उन्होंने जो भी प्रयोग किया उनका सांख्यिकीय अभिलेख चुना, सांख्यिकीय अभिलेख रखा। जो भी पौधे चुने वो आनुवंशिक रूप से सब थे, शुद्ध थे। एक बार में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, तो ये उसकी सफलता के कारण थे। आज उससे आगे के अध्ययन के लिए बढ़ते हैं। मेंडल ने मटर पादप का चयन क्यों किया? अब उस सफलता तो उसको मिल गई, उसके कारण भी क्लियर है हमें, बहुत सरल से कारण थे, 3-4 कारण। लेकिन अब बात यहाँ एक प्रश्न और उठता है, मेंडल को सफलता के पीछे मटर के पौधे का चयन क्यों किया? तो उसके ये मुख्य 4 कारण हैं, उन पे हम आज चर्चा करेंगे। मेंडल की सफलता मटर के पौधे पर ही निहित थी, उसी से उसे सफलता मिली। तो उसके क्या कारण थे या क्या रीजंस थे जिसके कारण उसने मटर के पादप का ही चयन किया? वो बहुत सारे पादप थे। तो उसका पहला कारण था 1 वर्षीय शाक होने से कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन। यह 1 वर्षीय पादप है, 1 वर्षीय शाक है। देखिए, पौधों को 3 स्थितियों में बांटा गया। पहला है वृक्ष, दूसरा है झाड़ी, और तीसरा है शाक। शाक का मतलब छोटे पौधे, जैसे आलू है, मटर है, मिर्ची है, इनके छोटे पौधे होते हैं। ठीक है। झाड़ी जैसे बेर की झाड़ी है, ठीक है, और उससे बड़ा पेड़ जैसे आम का पेड़ है। ठीक है। तो 3 स्थितियां बांटी गई है, वृक्ष, झाड़ी और शाक। तो ये 1 वर्षीय शाक होने से कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन संभव है। पहला कारण ये था उसका मटर का पादप चयन करने का। दूसरा था द्विलिंगी पुष्प होने से। इसका पुष्प क्या, द्विलिंगी, नर और मादा जनांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। तो देखो, पुष्प 2 प्रकार के, द्विलिंगी, एक लिंगी और एक उभयलिंगी। तो द्विलिंगी इन्हीं नर और मादा जनांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। द्विलिंगी पुष्प होने से स्वपरागण आसानी से संभव है। इसमें स्वपरागण भी आसानी से ही संभव हो जाए। फिर है विपुंसन विधि से कृत्रिम पर परागण आसानी से संभव है। विपुंसन विधि क्या होती है? जन्नांग बड़े होते हैं, इसके जन्नांग बड़े होते हैं, इसलिए विपुंसन का मतलब चिमटी से किसी चीज को निकालना। तो विपुंसन विधि से आसानी से इसमें पर परागण आसानी से संभव है। विपुंसन विधि से कृत्रिम पर परागण आसानी से संभव है। मटर में विप्रियाशील लक्षणों के युग्म पाए जाते हैं। मटर की एक खास बात होती है, इसमें विप्रियाशील लक्षणों के समूह पाए जाते हैं, यानी विप्रियाशील लक्षण जोड़ों में पाए जाते हैं, युग्म में पाए जाते हैं, इसलिए इसे चुना गया। पुनः एक बार मैं इसका दोहरान कर देता हूँ। पहला, 1 वर्षीय शाक। मटर 1 वर्षीय शाक है, इसलिए इसकी कई पीढ़ियों का आसानी से अध्ययन संभव है। दूसरा, इसमें द्विलिंगी पुष्प होने से स्वपरागण आसानी से संभव है। तीसरा, विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण आसानी से संभव है। और चौथा, हमने पढ़ा इसमें विप्रियाशील लक्षणों के युग में पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने मटर के पादप का चयन क्यों किया मेंडल ने, उसके कारणों को जाना। अब उससे मेंडल द्वारा मटर में चुने जाने विप्रियाशील लक्षणों के युग्म। अब हमने यहाँ एक बात की थी कि मटर में विप्रियाशील लक्षणों के युग्म पाए जाते हैं। युग्म का मतलब जोड़े पाए जाते हैं, विप्रियाशील लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। अब ये जोड़े कौन कौन से हैं और मेंडल ने कौन कौन से चुने, उनकी एक तालिका दी हुई है आपकी पुस्तक में भी, ये तालिका, और यहाँ मैंने एक तालिका बनाई है। पादप की ऊंचाई, सबसे पहला लक्षण उसने जो चुना, पादप की ऊंचाई। ऊंचाई में प्रभावी लक्षण हो गया लंबापन, अप्रभावी लक्षण हो गया बोनापन। उसने लंबेपन को कैपिटल टी की टी से दिखाया और बोनेपन को स्मॉल टी से दिखाया। अब है पुष्प की स्थिति। पुष्प कक्षीय लगा हुआ, कक्षीय का मतलब नीचे नोड, इंटरनोड में, शाखाओं के साइड में, और अग्रस्त आगे की ओर लगा हुआ है। तीसरा था फली की आकृति। फली कैसी है? फुली हुई है या संकीर्णित है या झुर्रीदार है। फिर है फली का रंग हरा है या पीला है। फिर है पुष्प का रंग बैंगनी या सफेद है।
बीज की आकृति गोल है या झुर्रीदार है, और बीज का रंग पीला है या हरा है। मोस्टली परीक्षा में इसके बारे में कम पूछा जाता है। मोस्टली हमें दो ही चीज़ें काम में आती है, एक तो पादप की ऊंचाई और बौनापन वाला लक्षण ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जो लेते हैं वो फली का रंग हरा या पीला मोस्टली, और एक बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार। ये तीन ही लक्षण इसमें से हम काम में लेते ज़्यादातर पढ़ने के दौरान। तो ये वो पादप के जोड़े थे, देखिए जोड़ों में 1 2 1 2 1 2 युग्म में है। तो जो विपर्यासी लक्षणों के युग्म है वो ये चुने, 7 लक्षण चुने उसने। उसमें पहला था पादप की ऊंचाई, फिर पुष्प की स्थिति, पुष्प कहाँ लगाए, फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प का रंग, बीज की आकृति, बीज का रंग। देखिए दोस्त जुड़े हुए आपके आकृति रंग आकृति। अब जैसे बीज है, यहाँ फली है, गौर कीजिए याद करने का तरीका। यहाँ पादप की ऊंचाई है, पुष्प की स्थिति है और फली का रंग है, ये 3 यानी पुष्प का रंग है। तो यहाँ देखिए 7 है, 7 को आपको याद करने का तरीका गौर कीजिएगा। बीज के 2 हैं, फली के 2 हैं, पुष्प के 2 हैं और खाली पादप की ऊंचाई एक अलग है। तो इनको ऐसे याद कर लीजिए, मैंने आगे पीछे लिख दिए हैं। इनको आप एक दूसरे से जोड़ के कैसे, पुष्प की स्थिति कक्षीयग्रस्त, पुष्प का रंग बैंगनी या सफेद, फली की आकृति फूली हुई संकीर्णित, फली का रंग हरा या पीला, बीज की आकृति गोल झुर्रीदार, बीज का रंग पीला या हरा, और ये तो है ही अलग लंबापन और पौना। ये हमने जाने विपर्यासी लक्षणों के युग्म। उसके बाद आई मेंडलवाद की पुनर्खोज। अब मेंडलवाद की पुनर्खोज किसने की, तो कल पिछले अध्ययन सत्र में हमने अध्ययन किया था। मेंडलवाद की पुनर्खोज की 3 वैज्ञानिक हुए, कोरल कोरेंस जर्मनी के, एरिक वॉन शेरमक ऑस्ट्रिया के और ह्यूगो डी ब्रिज हॉलैंड के। मैंने आपको पहले अध्ययन सत्र में बताया था कि मेंडल को अपने जीवन के दौरान कभी प्रसिद्धि नहीं मिली। उसने जो रिकॉर्ड रखे वो सांख्यिकी अभिलेख रखे वो जरूर रखे, और वो ही बाद में प्राप्त हुए। मेंडल को अपने जीवन के दौरान कभी उसको पता ही नहीं चला कि उसने इतनी बड़ी खोज कर दी है। उसने अनुवांशिकी जैसा एक बहुत बड़ा चैप्टर सुलझा दिया है। उसके मरने के बाद उसको प्रसिद्धि दिलाई कोरल कोरेंस, एरिक वॉन शेरमक और ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज थे, उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया था उत्परिवर्तनवाद। उन्होंने कहा जीवों में कुछ आकस्मिक परिवर्तन होते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करते हैं, इसे उत्परिवर्तन नाम दिया, म्यूटेशन। तो ये तीनों वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडलवाद की पुनर्खोज की और इन्होंने ही मेंडल को प्रसिद्धि दिलाई। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट है। मेंडलवाद की पुनर्खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो आपको इसमें देश भी बताने हैं, कोरल कोरेंस जर्मनी, एरिक वॉन शेरमक ऑस्ट्रिया, ह्यूगो डी ब्रिज हॉलैंड, ठीक है, ह्यूगो से हॉलैंड, ठीक है, और ये दो तो आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद है आनुवंशिक शब्दावली। आनुवंशिक शब्दावली का मतलब जो मेंडल ने खोजे की, उन खोजों में जो शब्द इस्तेमाल हुए उनके अर्थ क्या हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं। तो आज उनके बारे में जानेंगे। पहला शब्द था जीन, शुरुआत में पढ़ा था हमने जेनेटिक्स, अनुवंशिकी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्नताओं और आनुवंशिकताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। तो जीन, इसे जेनेटिक्स कहा गया था आनुवंशिक को। जीन क्या है, एक कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है, जीन कहलाता है। पहले जीन को कारक कहा गया था, किसी समय में अरस्तु जैसे वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने जीन को कारक कहा था। तो जीन क्या है, एक कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। अब वह कारक क्या हो सकता है, लंबेपन का भी हो सकता है, बौनेपन का भी हो सकता है, आंखें भूरी हो सकती है, नीलेपन का भी हो सकता है। तो अलग अलग कारक, त्वचा का रंग गोरा हो सकता है, त्वचा का रंग गेहुआ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का एक कारक होता है, जीन होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 30 से 40 हजार जीन पाए जाते हैं। तो जीन एक कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। अभी जीन शब्द देखिए, जेनेटिक्स बेटसन ने दिया था और जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। फिर आया दूसरा परिभाषा, युग्म विकल्पी किसे कहते हैं। युग्म विकल्पी, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। एलिल्स भी कहते हैं इसे, एलिपोमॉर्फ भी कहते हैं। युग्म विकल्पी एलिल्स क्या है, ये किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को। जैसे एक लक्षण है, कौन सा, लंबाई, इसको नियंत्रित करने वाले जीन के दो कारक हो गए। जीन के दो कारक कौन कौन से हो गए, एक लंबापन और दूसरा बौनापन, दो कारक हो गए ना। तो किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। उसके बाद समयुग्म जी। अब परिभाषाएं इसी से ये सारी बन जाएगी। कैसे, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूप समान हो,
किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों स्वरूप या प्रयासी स्वरूप समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे टी या स्मॉल टी, दोनों विपर्यासी स्वरूप समान हो, ये समयुग्मजी कहते हैं। शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बोना है। दोनों विपर्यासी स्वरूप क्या है? समान हो, दोनों स्वरूप समान हो। अब आप ऐसा लिखेंगे, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों स्वरूप समान हो, दोनों स्वरूप समान है, उसे क्या कहते हैं? समयुग्मजी। और किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों स्वरूप क्या हो? विपरीत हो, तो उसे क्या कहते हैं? विषमयुग्मजी। जैसे ठीक है, दोनों स्वरूप भिन्न भिन्न हो। तो पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों स्वरूप समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं, और किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों स्वरूप भिन्न भिन्न हो तो उसे विषमयुग्मजी कहते हैं। उसके बाद आया लक्षण प्ररूप, फिनोटाइप। किसी पादप या जीव की बाह्य आकारिकी को फिनोटाइप कहते हैं। किसी पादप या जीव की बाह्य आकारिकी को लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप कहते हैं। जैसे एक से संकर संकरण का बाह्य अनुपात 3:1 होता है और जीनोटान 1:2:1 होता है। ये है इसमें लक्षण प्ररूप। अब तो लक्षण प्ररूप के बारे में जानेंगे। लक्षण प्ररूप क्या कहता है? पुनः किसी पादप या जीव की बाह्य आकारिकी को क्या कहते हैं? लक्षण प्ररूप। किसी जीव या पादप की बाह्य आकारिकी को क्या कहते हैं? लक्षण प्ररूप। जैसे एक संकर संकरण का लक्षण प्ररूप 3:1 होता है। फिर है जीन प्ररूप। किसी जीव की जीनी संरचना को, किसी जीव या पादप की जीनी संरचना को, किसी जीव या पादप की जीनी संरचना को जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहते हैं। इसको फिनोटाइप बोलते हैं, इसको जीनोटाइप। फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोटाइप व जीनोटाइप। और देखिए, अब एक संकर संकरण का जीनोटाइप होता है 1:2:1। ठीक है, द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप 1224, 12:1। तो ये अलग अलग हैं, इन पे हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले केवल हमें इसकी परिभाषाएं ध्यान होनी चाहिए। तो आज हमने जो अध्ययन किया है, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, उन्होंने जो विपर्यासी लक्षणों के स्वरूप चुने वो कौन कौन से थे, मेंडलवाद की पुनर्खोज किसने की, और उसके बाद हमने अनुवांशिक शब्दावली, आपके कोर्स में लगभग 20 शब्दावली है ये, आज हमने केवल 6 शब्दावली का ही अध्ययन किया है, जिनमें जीन, युग्म विकल्पी, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। अगले अध्ययन सत्र में हम इससे आगे के बारे में जानेंगे, जो एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण, पश्च संकरण, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, इनका अध्ययन करेंगे।